अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़काउल्लाह आपका कन्नड़ टीचर। तो एसएलसी के सेकेंड लैंग्वेज द्वितीय भाषा में कन्नड़ सेकेंड चैप्टर पाठ 2 हसी मसी कृषि का जो है अब तक हमें इससे पहले के क्लासेस में लेसन एक्सप्लेनेशन, पाठ प्रवेश, फिर लेसन एक्सप्लेनेशन, रीडिंग और हमें कृतिकार परिचय, पदಗಳ अर्थ, उसके आगे का पार्ट जो है अभ्यास प्रश्नेಗಳು। उसमें अभ्यास प्रश्नेಗಳು के पार्ट में हमें 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिसिरी। तो इस पार्ट में जो है सेकेंड क्वेश्चन तक हमें डिस्कस करी। ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾವು टिल हियर जो है हमें प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस करको ही। अब उसके आगे का सवाल ಅದರ ಮುಂದಿನ भाग। तो अभ्यास प्रश्नेಗಳು में का आगे का पार्ट थर्ड क्वेश्चन 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಲಾಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ का। ಕೃಷಿಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 3 ಕೃಷಿಕರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು सत्याग्रह ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು। कृषिकर फार्मर्स किसान जो है भूमिಯನ್ನು यानी ज़मीन के ऊपर हल नहीं चलाते, हमें ज़मीन में खेती नहीं करते, फसल नहीं उगाते, ज़ियारत जो है किसान जो है खेती नहीं करते कर को अगर प्रोटेस्ट करे तो सत्याग्रह ಮಾಡಿದರೆ यानी प्रोटेस्ट करे तो क्या होता है। किसान पूरे मिलजा को अब एक हड़ताल करे कि हमें अब खेती नहीं करते, ज़मीन से फसल नहीं उगाते कर को बैठ गए तो क्या हो सकता है। सो सेम क्वेश्चन, कृषिकರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು सत्याग्रह ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು। अगर किसान हमें खेती नहीं करते कर को बैठ गए तो क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है, एनीबॉडी कैन आंसर। हाँ, तो कृषिकರು, तो आंसर देखो बच्चों, कृषिकರು किसान फार्मर्स भूमिಯನ್ನು ज़मीन को उಳುವುದಿಲ್ಲ खेती नहीं करेंगे, ज़मीन में खेती नहीं करेंगे, फसल नहीं उगाएंगे ಎಂದು सत्याग्रह ಮಾಡಿದರೆ। इफ दे डू द प्रोटेस्ट लाइक दैट, सत्याग्रह सत्य को आग्रह करना, सच्चा सच के वास्ते सच्चा जो है उसको आगे लाओ कर को आग्रह करना, वो सच्चाई जो है बाहर करो, यानी हमें नहीं करते, फसल नहीं उगाते ज़मीन से कर को बैठ गए हड़ताल कर ले को। सिंपल में ಯಾವುದೇ किसी भी प्रकार के आहार पदार्थಗಳು फूड आइटम्स, फूड प्रोडक्ट्स, राइट, फूड प्रोडक्ट्स जो है आहार पदार्थಗಳು फूड जो है उत्पादने यागदे, प्रोडक्शन नहीं होता, उत्पादने प्रोडक्शन। कौन सा भी खाना अनाज हमना नहीं मिलता लोगों को। अगर किसान पूरे मिलकर हड़ताल करे, हमें अब से खेती नहीं करते, ज़मीन में जाकर बीज उगाते नहीं, ज़मीन में बीज बोते नहीं, फसल नहीं उगाते कर को बैठ गए तो क्या भी खाना नहीं मिलता। दूसरा, ये फर्स्ट पॉइंट, ಯಾವುದೇ आहार पदार्थಗಳು, कौन से भी खाने के चीज़ नहीं मिलते लोगों को। बाद में ಜನರು, सेकेंड पॉइंट, लोग पीपल्स उपवास ಮಾಡಬೇಕಾಗುವ, फास्ट करना पड़ता है, फास्टिंग करना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है, खाने के वास्ते खाना नहीं गए तो फास्टिंग करना पड़ता है। ಜನರು उपवास ಮಾಡಬೇಕಾಗುವ परिस्थिति ಒದಗುತ್ತದೆ, ऐसे हालात आ जाती कि लोगों को जो है उपवास रखना, लोगों जो है फास्टिंग करना, ऐसे हालात आ जाती। बाद में थर्ड पॉइंट क्या होता है, ರೈತನು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ यानी किसान खेती कर कर ಬೆಳೆಯುವ वस्तुಗಳನ್ನು जो उगाता है, उन चीज़ों को, जो फसल को जो किसान उगाता है, यानी खेती कर को ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ खेती कर को जो अनाज उगाता वो विज्ञानದಿಂದಾಗಲಿ यानी साइंस से, जो किसान अपनी खेती कर को मेहनत से खून पसीना बहाकर जो है फसल उगाता, उस अनाज को ज़मीन पे उगाने होता सो, ज़मीन में जो है उगाने होता सो ना, बल्कि साइंस में नहीं होता, साइंस के इंस्टीट्यूट में नहीं होता, किसी भी विज्ञानದಿಂದಾಗಲಿ, कारखानेಗಳಿಂದಾಗಲಿ, किसी भी कारखानों से, किसी भी इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से तैयारिಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ। फसल को सिर्फ ज़मीन में ही उगाना और उस खेत में जो है किसान की मेहनत की पसीना और खून गिरना, तभी फसल उगती सो, तभी अपना अनाज सामने आता सो, ना कि बल्कि
हमें उस फसल को साइंस की कोई लैबोरेटरी में रहंदे, किसी इंस्टीट्यूट में भी रहंदे, या फिर किसी भी फैक्ट्री में होंदे, उगाने नहीं होता, बनाने नहीं होता, क्या अनाज को खाने को। आदुदरिंदले इसलिए ಒಕ್ಕಲಿಗ ಒಕ್ಕದಿರೆ, किसान अगर खेती नहीं करेगा, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಒಕ್ಕದಿರೆ, जगवेल्ला बिकुವುದು, सारा जमाना गम सदा हो जाता है, गम का माहौल हो जाता है भूखे रहकर ಎನ್ನುವ ಹೇಳಿಕೆ, ऐसी एक कहावत प्रचलितवाಗಿದೆ, एक बहुत बड़ी कॉमन सी बात है, एक पॉपुलर बात है, ऐसी एक कहावत है। अगर तो ये सब चीज़ें जो है, किसान अगर फसल नहीं उगाएगा तो उगाता है तो ये सभी लोग, ये सब आदमियाँ, सब जो लोग जो है, ये मुसीबतों का सामना करना अगर को तुम्हें लिखना पड़ता है। तो ये है थर्ड क्वेश्चन का, जो कि फिफ्थ कर को सॉल्व में है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर ही, ये टेक्स्ट बुक के सवाल तुम ना समझाने के बाद वो एडिशनल समझा, तो डोंट सी द क्वेश्चन नंबर इसमें अलग है, लगे ये देखो न को, सिर्फ सवाल को, कोसे सवाल को कोसा जवाब पढ़ा रहा हूँ, सेम सवाल है सेम जवाब, ये देखो क्यों, अगर तो इसमें नंबर ज़्यादा हैं क्यों, तो एडिशनल को एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसमें मिला को सॉल्व, जो तुमने सॉल्व कर को जो आंसर बताई उसमें। तो अब तीसरा हुआ, अब चौथा सवाल देखो, सर्वज्ञ कवि, प्रश्न 4 या किताब में है, सर्वज्ञ कवि कृषिಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವ वचन ಯಾವುದು। सर्वज्ञ नाम का पोएट जो है, एग्रीकल्चर या खेती के बारे में एक वचना बोले, यानी एक उन्हें नज़म लिखा, क्या वो सर्वज्ञ एक नज़म लिखा, वो क्या एक फेमस, एक बहुत ही जानी मानी एक बात लिखी अपनी नज़म में, कौन सर्वज्ञ कवि, यानी सर्वज्ञ का नज़म लिखने, सर्वज्ञ नाम का एक ऑथर, एक पोएट, वो क्या वो लिखना, उन्होंने अपने नज़म में बता के, सर्वज्ञ पोएट, सर्वज्ञ कवि किसके बारे में, कृषिಯ ಬಗ್ಗೆ, यानी खेती के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में क्या करते हो, कोटि विद्येಗಳಲ್ಲಿ मेटी विद्येಯೇ ಮೇಲು, ये एक उन्होंने अपने नज़म में लिखो। इसका माना है, करोड़ों का तुम्हें कितना भी बहुत सारा इल्म सीख लो, सबसे उसमें आगे या बढ़कर जो है खेती का इल्म है, ज़राअत का इल्म है, यानी एग्रीकल्चर का इल्म है। नेक्स्ट ನಾವು कंटिन्यू क्या बोल रही, ಮೇಟಿಂ ರಾಟೆ ನಡೆದುದಲ್ಲದೆ ದೇಶದಾಟವೇ ಕೆಡಗುಂ। मेटी यानी जो खेती का जो राटे, व्हील नहीं चलिया, खेती का जो है चाक नहीं चलिया, तो मुल्क का खेल ही खराब हो जाता, देशदाटवे ಕೆಡಗುಂ करके बोल रही, यानी इतना उन्होंने पोएट जो है, ये जैसा है पॉइंट तुम्हें वैसा प्रैक्टिस करके लिखना, क्यों तो उनके अंदाजे में पोएट जो है लिखो ही, वो वर्ड्स लिखना तुमने एज इट इज़, अगर मार्क्स को ना कर तो उसके बाद तुम्हें डिस्क्राइब करके उसका मतलब क्या क्या करके डिटेल से, और 1-2 पॉइंट तुम्हें पिछले जो क्वेश्चंस में समझा को वो पॉइंट्स लिख सकती, इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सभी दाल को। तो ये पॉइंट तो हाईलाइटेड पॉइंट है, ये लिखना चुनो, जैसा बोली वैसा लिखना। ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಮೇಲೂ ಮೇಟಿಂ राटे ನಡೆದುದಲ್ಲದೆ ದೇಶದಾಟವೇ ಕೆಡಗುಂ करको लिखना सुने। तो उसका माना भी मैं समझाया हूँ। ಎನ್ನುವುದು यानी ये चीज़ जो है कृषिಯ ಬಗ್ಗೆ, ये बात बताते हुए किसानों की और खेती की इम्पोर्टेंस के बारे में, ज़रूरत के बारे में सर्वज्ञ पोएट जो है अपने नज़म में बता की ಹೇಳಿರುವ वचनवाಗಿದೆ। सर्वज्ञ कवि यानी सर्वज्ञ पोएट अपने वचन में, अपने नज़म में ये इस चीज़ को बयान करी, खेती को लेकर और किसान को लेकर क्या बयान करी उन्होंने अपनी नज़म में का, तो ये बयान करी। सो दिस इज द 2 मार्क्स क्वेश्चन। अब तुम ना बोलिया कि मैं एडिशनल क्वेश्चन ही वो भी तुमने एक्सप्लेन कर डाल, तुम देखो हाँ ये एडिशनल क्वेश्चन है यहाँ। ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिसी। तो इसमें एडिशनल का क्वेश्चन फर्स्ट में दी, तो वो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, तो वो तुमने टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता। 4 क्वेश्चन ही ऑलरेडी मैं समझा कर हूँ, ಮೂರು ನಾಲ್ಕು वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिसी जो आती वो एडिशनल क्वेश्चन जो कि इस पे फर्स्ट है वो क्वेश्चन तुमने समझा रहा हूँ। सो एडिशनल क्वेश्चन आपको इधर उधर देखो ही, पहले एज पर द टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर मैं समझाया हूँ, अब जो एडिशनल थे वो तुमने समझा रहा हूँ, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ को ही, तो इसलिए अगर दिए तो इस तरह का क्वेश्चन भी तुम्हें लिखो।
ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು मुल्क के डेवलपमेंट को लेकर यानी तरक्की को लेकर कुरितु जनराಡುವ ಮಾತುಗಳಾವು लोगों क्या बात बोलती लोगों को अगर हमें पूछे मुल्क की तरक्की किस में छुपी है बाग को बोले तो उन्होंने एक एक आदमी एक एक बंदा एक एक बात बोलता है, वो क्या बात बोलता है वो लिखना। ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕುರಿತು मुल्क के तरक्की को लेकर कुरितु मुल्क की तरक्की को लेकर जनरली ಒಮ್ಮತವಿಲ್ಲ, सब लोग में एक ही बात नहीं बोलते, अलग अलग आदमी अलग अलग इंसान अलग अलग ओपिनियन देता है, अलग अलग बात बोलता है। तो उसमें एक बोलता है कि ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ, एक एक बंदा एक एक लोग भी जो है एक एक हम अपने अंदाजे से जवाब देता, ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ उत्तर ನೀಡುತ್ತಾರೆ, एक एक करको जवाब देती। जैसा कि किसी भी एक आदमी से पूछे तो उन्हें बोलता है वैज्ञानिಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, साइंटिफिकल डेवलपमेंट, साइंटिफिकल ग्रोथ, साइंस के थ्रू में जो ग्रोथ होती बड़ी जो हासिल अलग अलग चीज़ों को हासिलात करती, यानी साइंटिफिकली ग्रो होना, निजवाद प्रगति, साइंटिफिकली ग्रो होना सही माने में डेवलपमेंट यानी तरक्की बोलती है। एक ग्रुप एक लोगों का ग्रुप ऐसा मानता है साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ तो भी मुल्क की डेवलपमेंट। दूसरे ग्रुप के लोग बोलते ದೊಡ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ, बड़े बड़े डैम्स अगर बिल्ड करेंगे, रिवर लेक्स को हमें पानी को स्टोर करेंगे यूज़ करेंगे तो निर्माणवे, नहीं बड़े बड़े डैम्स को बिल्ड करेंगे निर्माण, देशದ उद्धार, तब मुल्क की तरक्की होती है। उस पानी को स्टोर करेंगे, डैम बन को एक तरफ रोकेंगे, तो अलग अलग पर्पस को इस्तेमाल करेंगे तो मुल्क की तरक्की होती है, कोई एक ग्रुप मानते हैं। और एक ग्रुप विद्युत उत्पादने, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ, ज़्यादा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे तो उससे भी मुल्क की तरक्की होती है अगर को मानती। तो ये इस तरह अलग अलग ग्रुप के लोग जो है अलग अलग अपनी बयानात देती हैं कि मुल्क की तरक्की किन किन चीज़ों में छुपी हुई है, या मुल्क की तरक्की के बारे में तुम्हें क्या बोलती है अगर उनको पूछे तो ऐसा ऐसा हुआ तो भी मुल्क की तरक्की होती है अगर को अलग अलग ग्रुप के लोग अलग अलग का मानना रहता, अलग अलग अपनी ओपिनियन बोलती। तो ये ग्रुप बोलते हैं वैज्ञानिक ಬೆಳವಣಿಗೆ, साइंटिफिकल डेवलपमेंट, दूसरे बोलते हैं ದೊಡ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ निर्माण, बड़े बड़े डैम्स को बिल्ड करो, और एक ग्रुप बोलती है कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा और करो। तो इस तरह से होती है अगर को अपना अलग अलग लोग अलग अलग ग्रुप के लोग तबके के लोग जो है अपनी तरीके से बयान देती। तो इसके बाद का एडिशनल क्वेश्चन, हाँ तो ये क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है तो तुम्हें देख सकती 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ में नहीं है, ये भी 2 मार्क्स का अच्छा। तो एडिशनल क्वेश्चन 3 दी, लेकिन क्वेश्चन नंबर में देखो ना को अगर बोलिए क्यों तो इसमें एडिशनल क्वेश्चन सी। तो सीधा क्वेश्चन, पेन्नु खड्गक्किंತ ಹರಿತವಾದುದು ಏಕೆ? पेन इज शार्पर देन द स्वॉर्ड, वही पेन किस लिए तेज धार है, तलवार से ज़्यादा तेज धार है, किस लिए, कई को कर को हमें जवाब ले। मतलब पेन का पावर ज़्यादा तलवार से कई को कर को। ಬರವಣಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಬರವಣಿಗೆ तो राइटिंग जो है विशेष स्पेशल टाइप में एक अपनी स्पेशलिटी के थ्रू ರೀತಿಯಲ್ಲಿ अपनी ही एक स्पेशल रकम से विशेष ರೀತಿಯಲ್ಲಿ यानी राइटिंग लिखावट जो है एक स्पेशल रकम से अपने ही अंदाज में परिणामकारियाಗುತ್ತದೆ, इफेक्टिव रहता है, उतना असरदार रहता है। राइटिंग जो है अपने ही अंदाज से एक बहुत बड़ा जो है असरदार रहता है। लिखावट जो है अपने अंदाज में एक बहुत बढ़िया तरीके से किसी भी तबके के लोगों को, किसी भी समाज को, माहौल को जो है असर कर सकता है, इफेक्ट डाल सकता है अपना आकर को बोल रही सो। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। इस वजह से पेन्नु खड्गक्किंತ हरित, इसलिए पेन तलवार से तेज मजबूत। दूसरा क्या कहतो, ಅದು ಹಲವರ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲದಾಗುದೆ, ಅದು वो पेन ಹಲವರ ಬದುಕನ್ನು, बहुत सारे लोगों के जिंदगियात को ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲುದಾಗಿದೆ या ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲದು अगर लिखो बड़ा हो गया तो वो बहुत सारे उनकी ज़िंदगी को बदल सकता है। कौन? एक पेन लिखावट, किसी भी आर्टिकल को, किसी भी एक स्टोरी पढ़े, मॉरल स्टोरी
तो उसमें अच्छाई को जानकर उन्हें वो बुराई छोड़ को एक अच्छा इंसान बन सकता है। यानी ये लिखावट, राइटिंग, एक लिटरेचर इतना बड़ा असरदार कर सकता है कि अपने ही अंदाज में बहुत बड़ा असरदार रहता है, जैसे कि किसी भी लोग की जिंदगी को बदल सकता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या करती, ಸರ್ಕಾರವನ್ನು किसी भी हुकूमत को उरुಳಿಸಿ गिराको, किसी भी हुकूमत रूलिंग कर रही है मुल्क में, उस हुकूमत को गिराकर ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು, एक नए हुकूमत को, न्यू गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश कर सकती है, न्यू गवर्नमेंट बना सकती है। एक गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रही है, हुकूमत नहीं कर रही है, हुक्मरान बराबर नहीं, तो हुक्मरान को गिराकर जो है दूसरे हुकूमत को ला सकती है। तरुव शक्ति ಅದಕ್ಕಿದೆ। ऐसा पावर जो है पेन में, एक लिटरेचर में, एक लिखावट में, इल्म में है। खड्गदिंद यानी तलवार से ಸಾಧಿಸಲಾಗದಿರುವುದನ್ನು, जो तलवार से हम जो पा नहीं सकते उस चीज को पेन्नु ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲದು, पेन से कर सकती हैं, पेन से हमें अचीव कर सकती हैं। ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲದು, तलवार से जो हासिल नहीं किया जा सकता उस चीज को जो है पेन के थ्रू हमें हासिल किया जा सकता है। ಹೀಗಾಗಿ पेन्नु, इसलिए पेन जो है खड्गಕ್ಕಿಂತ हरिता, इसलिए पेन जो है तलवार से तेजधार है, वो तेज है, शार्पर है। पेन जो है तलवार से मजबूत है। इल्म का उतना बड़ा रोल है, उतना बड़ा रोल है करके बोल रही है। यानी पेन कितना इफेक्टिव, लिखावट इल्म कितना इफेक्टिव। ये 3-4 वाक्यಗಳು में के एडिशनल मिला को 6 सवाल तुमने समझा कर हूँ। तो आगे अब हमें नेक्स्ट मेन की तरफ जाएंगे बच्चों। तो आगे का क्वेश्चंस क्या है देखो, ಈ ಮೆಂತ್ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ बिलो क्वेश्चंस 8, 10, 8 or 10 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ में ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ। बिलो क्वेश्चंस ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ 8 or ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8, 10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। तो सेम मैंने देखो, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को 8 या 10 जुमलों में 8, 10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, जवाब दियो। तो ये सॉल्व करें सो क्वेश्चन विथ आंसर है या सिर्फ क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखो ही उन्होंने, प्रश्न 1, क्वेश्चन नंबर 1, ದೇಶದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ यानी मुल्क के बजट में रक्षणा इलाखेಗೆ यानी डिफेंस डिपार्टमेंट को, यानी फोर्स डिपार्टमेंट को, हमारे आर्मी के डिपार्टमेंट को ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು, ज़्यादातर पैसा जो है मुल्क के बजट में ज़्यादा पैसा हमारे फौज के डिपार्टमेंट जो है इसको रिजर्व रखती। किस लिए? ಏಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿಡುತ್ತದೆ, किस लिए रिजर्व रखती, किस लिए ज़्यादा पैसा उनके वास्ते खर्च करती, किन के वास्ते? फौज के डिपार्टमेंट को या आर्मी डिपार्टमेंट को, डिफेंस डिपार्टमेंट क्या बोलती है उसको बोलती है, वो रक्षणा इलाखे बोलती, डिफेंस डिपार्टमेंट यानी फौज की डिपार्टमेंट को। मुल्क के बजट यानी मुल्क में जो जितना पैसा आता है, आमदनी आती है, वो आमदनी का ज़्यादा पैसा इनके ऊपर क्यों ज़्यादा रखती, इनके ऊपर ज़्यादा क्यों खर्चा किया जाता है, क्या वजह क्यों उन पर ज़्यादा करने, दूसरों पर क्यों नहीं, ये लिखना। क्यों हमारे मुल्क के फौज को मजबूत करने या उनके डिपार्टमेंट को ज़्यादा पैसा बजट में रखती है। तो सो तुम्हें देखो यहाँ आंसर ದೇಶವನ್ನು, तो सेम क्वेश्चन है तो विथ आंसर, ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, मुल्क की हिफाजत करना, टू प्रोटेक्ट द कंट्री, ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ये हुआ मुल्क की प्रोटेक्शन, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ कंट्री। अन्यರ आक्रमणವನ್ನು, अदर्स अटैक, एनिमी के अटैक से, सेल्फ प्रोटेक्शन और एनिमी के या अदर्स के अटैक होने से तप्पिसलु, इससे बचने के लिए, इसको रोकने के लिए, प्रबलवाद, एक बहुत ही ताकतवर, एक मजबूत, स्ट्रांग सेना बलविरबेकु, फौज की ताकत रहना, डिफेंस फोर्स रहना, एक बहुत बड़ी मजबूत
मजबूत कर तो ज़्यादा फौज रहना कर कुछ नहीं है, ज़्यादा के साथ साथ उनको सही माने में अच्छी सी ट्रेनिंग होकर रहना और अच्छे अच्छे बड़े बड़े हथियार, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हथियार, बड़े बड़े जो है उनको चलाने की ट्रेनिंग, वो तमाम चीज़ें, इक्विपमेंट्स, बचने के इक्विपमेंट्स, तमाम चीज़ें मौजूद रहना। तो किस लिए? मुल्क की हिफाजत के लिए। दूसरे दुश्मनाने मुल्क हमारे ऊपर हमला होते हैं ना, अन्यर आक्रमण, दूसरों के हमले से बचाने के लिए, उससे बचने के लिए प्रबलवाद सेना बल, बहुत बड़ी एक मजबूत फौज हमारे पास रहना। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, सुसज्जिता, एक ट्रेंड, एक परफेक्ट सैन्यविಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, एक आर्मी पावर नहीं रही, एक फौज की ये नहीं रही, एक ट्रेंड, एक स्ट्रांग आर्मी पावर नहीं रही, तो देशवु, मुल्क, बलिष्ठ देशदवर, मुल्क क्या हो जाता है? दूसरे जो ताकतवर मुल्क ही, बलिष्ठ देशदवर, ताकतवर मुल्क के आक्रमण की, उनके हमले में आको ಒಳಗಾಗುವ ಅವಕಾಶ, उनके हमले में आ जाने का चांसेस ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ज़्यादातर रहता है। यानी अगर हमारी एक परफेक्ट ट्रेंड लार्ज आर्मी विथ वेल इक्विपमेंट के साथ नहीं रही तो मुल्क को जो है कोई और ताकतवर मुल्क के लोग की फौज जो है हमारे ऊपर हमला कर को हो जाने के चांसेस ज़्यादा रहती, ऐसे हालत पैदा हो जाती अगर हमें मजबूत आर्मी नहीं रख को रहे तो। ये दूसरी वजह। थर्ड, ऐसा होगा तो उन्होंने हमला कर डाले तो हागाದಾಗ अन्यरा अड़ियाड़ागी, दूसरों के गुलाम बनना, दूसरे मुल्कों के, जिस तरह हमारे मुल्कों को अलग अलग लोग जो हुकूमत करते हुए गए आज़ादी से पहले, दोबारा वो दिन देखना पड़ता है कि दूसरे लोग, दूसरे मुल्क के लोग हमारे ऊपर हुकूमत चलाएंगे, हमें उनके स्लेव्स, गुलामरंते, अन्यरा अड़ियाड़ागी, उनके हमें सर्वेंट बन जाती, अन्यरा दूसरे लोगों के सर्वेंट, गुलामरू स्लेव्स, गुलामरंते स्लेव्स, बदुकಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ज़िंदगी करना पड़ता, दूसरों के सर्वेंट या गुलाम बनकर हमें ज़िंदगी करना पड़ता है। नेक्स्ट, प्रबल सैन्यವೆಂದಾಗ, एक स्ट्रांग आर्मी, एक पावरफुल आर्मी का तो सैनिकर संख्या ಎಷ್ಟೇ, सिर्फ आर्मी की पावर ज़्यादा, आर्मी की क्वांटिटी को रहना कर को नवे, ज़्यादा आर्मी लोग रहे तो, ज़्यादा लंबी बड़ी फौज रही तो होगा कर को नहीं। स्ट्रांग आर्मी का मतलब क्या? सिपाहियाँ ज़्यादा रहना कर कुछ नवे, प्रबल सैन्य, स्ट्रांग आर्मी, मजबूत आर्मी का तो ज़्यादा जो है आर्मी वाले के लोग रहना कर को नवे, ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಸಾಲದು, ज़्यादा हो तो नवे, अर्हरन्नु एलिजिबल सैन्यಕ್ಕೆ, उनमें एलिजिबल बराबर के अच्छे मजबूत लोगों को जो है आर्मी में रिक्रूटमेंट करना, उनको रखना। सो इसलिए देखो आर्मी की जब रैली होती है, सिलेक्शन होती है, उनको बहुत बड़ी दौड़ लगाना पड़ता है, फिज़िकल फिटनेस दिखाना पड़ता है, मेडिकल फिटनेस दिखाना पड़ता है, तमाम चीज़ें उन्हें टेस्टा पार होना पड़ता है, उसके बाद जो है उन्होंने आर्मी को, हमारी इंडियन आर्मी को सेलेक्ट होते हैं। ऐसा आसान नहीं रहता, उन्होंने कड़ी मेहनत करती दिन रात, है ना, और उनका फूड डेट तमाम चीज़ें ये कर ले को दिन रात मेहनत, कड़ी मेहनत करने के बाद में जाको इंडियन आर्मी में सिलेक्शन होती है, तो उतना बड़ा कॉम्पिटिशन रहता है। तो इसीलिए प्रॉपर लोगों को और बराबर फिजिकल फिट लोगों को जो है, सही लोगों को जो है आर्मी में रखना, फौज में रखना। फौज ज़्यादा है लेकिन उसमें बराबर के लोग नहीं हैं, मजबूत लोग नहीं हैं, वेल फिटनेस वाले नहीं हैं, मेडिकल फिटनेस वाले नहीं हैं, फिजिकल फिटनेस वाले नहीं हैं, ताकतवर लोग नहीं हैं का तो वो काम की नहीं होती। तो यहाँ वो बता रहे सो प्रबल सैन्यವೆಂದಾಗ, स्ट्रांग आर्मी का तो आर्मी की ज़्यादा रहना कर कुछ नहीं, अर्हरन्नु एलिजिबल बराबर के लोगों को आर्मी में रखना, सही लोगों को, सही फिटनेस के लोगों को, अर्हरन्नु सैन्यಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, यानी एलिजिबल लोगों को, फिटनेस लोगों को आर्मी को अगर हमें रिक्रूटमेंट कर लेंगे, उनको अपॉइंट कर लेंगे, उनमें रखेंगे तो साथ में ಅವರಿಗೆ और साथ में उनको सरियादा तरबेतिಯನ್ನು, एक प्रॉपर ट्रेनिंग, सही ट्रेनिंग भी देना उनको, अच्छे मजबूत बराबर फिटनेस लोगों को आर्मी में लेना, साथ में उनको एक कड़ी बराबर की अच्छी वेल ट्रेनिंग भी देना, तरबेती ನೀಡಬೇಕು, देना। उसके बाद क्या है, देखो एक आर्मी में क्या क्या आता खर्चा, तो एक अच्छे लोग, फिटनेस लोगों को सेलेक्ट करना पड़ता है, बाद में उनको अच्छी ट्रेनिंग देना पड़ता है, उड़ुगे तोड़ुगे उनके पहनना ओढ़ना वो भी बराबर
आर्मी की तरह रहना, डिसिप्लिन रहना, पहनना ओढ़ना। आधुनिक शस्त्रास्त्रಗಳು, मॉडर्न जो है उनके पास हथियारा रहना, शस्त्रास्त्रಗಳು हथियारा उनके पास रहना, मॉडर्न वेपन्स, आधुनिक शस्त्रास्त्र, मॉडर्न वेपन्स। 1940 के उठाले को वेपन्स जा खड़े तो नहीं होता। अब के माहौल को कौन से नए नए जो है ईजाद हो रही, ऐसे वेपन उनके हाथ में रहना और उसको चलाना उनको अच्छे भरपूर तरीके से उनको ट्रेंड होकर रहना, तरबेत होकर रहना, तरबेती ट्रेनिंग होकर रहना उनकी। उत्तम आहारवन्नु और साथ में उनको अच्छा खाना देना, उत्तम आहार, गुड क्वालिटी ऑफ फूड देना, ये तो उन्हें ताकतवर रहना ना, इसलिए उनको अच्छा खाना देना, उत्तम आहारवन्नु ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು। दे नीड वेरी गुड फूड इन देयर डाइट्स। उसके बाद नेल जल आकाशಗಳಲ್ಲಿ, चाहे ज़मीन पे हो, पानी पे हो या आसमान में हो, नेल जल आकाश, फ्लोर वाटर स्काई, संचरिसी होराडಲು, कहाँ तो भी जाको, चाहे ज़मीन पे हो, पानी पे हो, हवा में हो, कहाँ तो भी जाको हंदे लड़ने की या जंग करने की अगत्य ज़रूरत वाहनಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ और उनको वेहिकल फैसिलिटी रहना ಮಾಡಬೇಕು। ऐसे वेहिकल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उनको देना कि कौन से ज़मीन में किसी भी जगह में पहुंच जाना, पानी का तो किसी भी पानी की जगह में पहुंचना, हवाई का तो कितनी ऊंचाई तक भी किसी भी जगह पर पहुंच जाना। ऐसी उनके पास जो है ट्रांसपोर्ट यानी उनके पास नीडेड वेहिकल्स भी उनके पास रहना, ऐसी फैसिलिटी उनको करको देना, व्यवस्थೆ ಮಾಡಬೇಕು। ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ इस तरह से सेना दड़ವನ್ನು, एक आर्मी की बटालियन को, आर्मी की फौज को जो है सुसज्जितವಾಗಿರಲು, एक कभी भी ट्रेंड और बी रेडी टू फाइट के लिए तैयार खड़े रहने वाली फौज बनाने के वास्ते ये सब करना का तो खाली आर्मी लिए नहीं, अब आर्मी करने के वास्ते क्या क्या हो सब देखे नहीं, ये सब होना का तो ಹೆಚ್ಚು ಹಣ, ज़्यादा पैसे लगती ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, बहुत पैसों का खर्चा होता है। तो ಅದಕ್ಕಾಗಿ इसलिए बजट में, हमारे मुल्क के बजट में जो है रक्षणा इलाके, डिफेंस फोर्स को यानी हमारी फौज को मजबूत करने के लिए ज़्यादा पैसे को रिजर्व रखा जाता है। समझ में है ना। तो एक तरफ फौज की सिलेक्शन होनी, उसके लिए खर्चा आता है, उनको अच्छा ट्रेनिंग देने खर्चा आता है, उनका पहनना, उनकी ट्रेनिंग होना, उनका खाना है ना, और उनको हथियारा होना, वेपन्स होना, मॉडर्न होना, ट्रांसपोर्ट्स होना, व्हीकल्स होना, तमाम खर्चा आता है, राइट। हर चीज़ का खर्चा कहाँ से जुड़ता है, लास्ट में जाको हना पैसे होना। तो इसलिए ज़्यादा पैसा बजट में ऑलरेडी उनको उठा कर रख डाले तो क्या होता है, इससे दिक्कत नहीं आती। फौज को एक तरफ हमें मजबूत करते रहती, तो एक तरफ हमें भी आराम की नींद सो सकती कि एक हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है और विथ वेल इक्विप्ड आर्मी है। तो सेकेंड क्वेश्चन, ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ, दूसरा क्वेश्चन देखो, ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ मुल्क के डेवलपमेंट में साहितिಗಳ ಪಾತ್ರವೇನು? मुल्क के डेवलपमेंट में देशದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ, मुल्क का डेवलपमेंट होना, मुल्क की तरक्की होना का, तो उसमें ऑथर्स का रोल क्या, ऑथर्स क्या कर सकती, यानी नज़म या किताबें वगैरह लिखती ना, इन्हों मुल्क तरक्की होने में क्या इन्हों अपनी तरफ से दे सकती, क्या कर सकती इन्हों। तो सेम क्वेश्चन देखो, ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन, फर्स्ट वन समझे आप, सेकेंड वन तो ये लेंथी आंसर्स होती। मुल्क के तरक्की में ऑथर्स जो नज़म किताबें लिखते हैं, इनका रोल, इनका मायना, इन्हों क्या कर सकती हैं। तो देखो फर्स्ट, पेन्नु खड्गक्किंत हरिता, तो मैं एक प्रॉवर्ब लिख डालती फर्स्ट, यानी पेन जो है तलवार से तेज है, ऐसा एक प्रॉवर्ब है, ಎನ್ನುವ ಗಾದೆ ಇದೆ, प्रॉवर्ब है। खड्गदिंद, जो तलवार से, ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದನ್ನು, जो तलवार से नहीं पा सकते उसको पेन्निनिंद ಸಾಧಿಸಬಹುದು, पेन के जरिए से हमें अचीव कर सकती, पेन के जरिए से हमें पा सकती ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ। ಅಂದರೆ मतलब ಬರವಣಿಗೆ, ರೈಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ, ರೈಟಿಂग उतना इफेक्टिव ಹಾಗೂ परिणामकारी, उतना ताकतवर, यानी लिखावट जो है, जो हमें तलवार से नहीं कर सकते, पेन से कर सकती हैं। तो इसका मतलब है लिखावट जो है उतना असरदार और उतना ताकतवर है, प्रभावशाली, उतना ताकतवर
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ उतना असरदार है क्या बरवಣಿಗೆ लिखावट एन्नुव अभिप्रायविದೆ। ऐसा एक ओपिनियन है, ऐसा माना जाता है कि जो तलवार से नहीं कर सकते पेन से कर सकती, क्योंकि वो इतना असरदार रहता है लिखावट और इतना वो दूसरों को इफेक्टिव कर सकता है। साहितिಗಳು क्या कर सकते हैं अपने लिखने के ज़रिए से, साहित्य ऑथर्स कते अपने स्टोरी कहानियों के ज़रिए से, कवन नज़म के ज़रिए से, कादंबरी अपने नॉवेल्स में, लेखनಗಳು ಜನರ ಬದುಕನ್ನೇ जो नज़म जो ऑथर्स जो हैं किताबें जो लिखती हैं उन्होंने अपने कहानियाँ अपने नज़म अपने नॉवेल्स के ज़रिए से ಜನರ ಬದುಕನ್ನು लोगों की ज़िंदगी को बदलाइಸುವ शक्तिಯನ್ನು बदलाइಸುವ यानी बदलने वाली ताकत को जो है उनमें पाई जा सकती है, उनमें होती है। किसमें? ऑथर्स के जो उनकी लिखावट की जो कहानियाँ हैं, नज़म हैं, नॉवेल्स हैं और जो उनके सबक़ा हैं, है नी, इनमें लोगों की जो है ज़िंदगी कुछ बदल सकती है, ऐसी ताकत छुपी रहती है, ऐसी उनकी लिखावट में ऐसे असरदार और इफ़ेक्टिव रहता है। और साथ में क्या करता है अವು देखो ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ और वो गवर्नमेंट को गिराकर उरुಳಿಸಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು एक नई हुकूमत को ला सकती है, तरबल्लवु ला सकती है। नाडिನ प्रगतिಗೆ मुल्क की आगे डेवलपमेंट को तरक्की को मार्गदर्शकवागबल्लव और एक बेस्ट एग्जाम्पल देती हैं, सेट ऑफ एग्जाम्पल देती हैं, गाइड करती हैं मुल्क की तरक्की ऐसी होना, ये चीज़ें ये खमियाँ हैं, ये खमियाँ को दूर करो, यहाँ जो हम सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ हैं उनको बराबर करो, ये कमो पेशी है इनको ये करो, तो उन्होंने अपनी लिखावट से बयान करती तो लोग पढ़ को उसको सही करने में इन्हों बहुत बड़ी जो है अपना किरदार निभा सकती हैं। उसी तरह कुछ पुराने नज़मकार जो हैं जैसे कि देख सकती साहितिಗಳು में यानी ऑथर्स में शिवशरणा के जो वचना रहती हैं, यानी बसवण्णा जैसे 12th सेंचुरी में जो नज़म लिखे उनके वचनास में, हरिदासರು कीर्तनेಗಳು इनकी तरीके से जो नज़मा लिखी उनको बोलती हैं कीर्तनेಗಳು। हरिदास इन्हों एक ऑथर, शिवशरणा का तो जो बसवण्णा उनके फॉलोवर्स ही उनके वो टाइप के ऑथर्स को शिवशरणा बोलती हैं। तो उनके नज़मों में हरिदासರು इनके नज़मों में और आपके मॉडर्न कन्नड़ा ಹೊಸ कन्नड़ा के जैसे इसमें आ जाती हैं कुवेंपु बेंद्रे, ऐसे उनके किताब में ऐसे उनके नज़मों में जो है नाडिನ ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ लोगों की जो है ज़िंदगी के ऊपर वतन के लोगों के ऊपर परिणाम भी बहुत असर कर को है इनके लिखे हुए किताबों से किताबों में जो कंटेंट है जो चीज़ बता करी वो चीज़ें लोगों में बड़ा असर कर को है। तो उनके वास्ते एग्जाम्पल भी सेट ऑफ एग्जाम्पल तुम्हें भी देना। ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ जो ऑथर्स जो लिखकर ही साहित्यದ सत्वವನ್ನು जो उन्होंने बनाकर ही उनका लिटरेचर का जो कंटेंट है उसमें अवलंबिसी ಅವರಿಗೆ तो जो भी ऑथर नज़म लिखने वाले या किताबें लिखने वाले ऑथर्स ही उन्होंने जो लिखावट लिखो ही ना उसको उसके अकॉर्डिंग उसके ज़रिए से वो लोगों को ಅವರಿಗೆ तो उन लोगों को ಅವರಿಗೆ उन ऑथर्सों को गौरव रेस्पेक्ट इज्जत उनकी रेस्पेक्ट उनको मन्नने लभिसुत्तिवे, उनको लोग भी उनको ज़्यादा रेस्पेक्ट देती हैं, उनका एक ये देती है, उनका भी एक प्लेस ऑफ वैल्यू जो है ऐसा है करके उनको प्लेस देती। तो जितना उत्तम साहित्यಗಳು अच्छे ऑथर्स इस तरह अच्छा बयान करने वाले किताबों में लिखावट के ज़रिए से हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा उत्तम साहित्यಗಳು नाडिನಲ್ಲಿ अधिकवाದಾಗ मुल्क में ऐसे अच्छे ऑथर्स ज़्यादा होते रहेंगे तो समाज वो एक माहौल एक सोसाइटी क्या होता है प्रगतिಯ पथದಲ್ಲಿ एक डेवलपमेंट के रास्ते पर यानी मुल्क तरक्की करने की ओर जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಂತಾಗುತ್ತದೆ, आगे चलते हुए जाता है, आगे चलने का रास्ता पकड़ता है क्या वतन लोग मुल्क और मुल्क के लोग और मुल्क दोनों भी तरक्की की ओर जाता है। ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವ तो इसको नोट करी हमारे बड़े, ये चीज़ों को देखकर हमारे बड़े भी वो बोल रहे हैं। इसलिए देशದ समृद्धि मुल्क की जो है पूरी अच्छाई प्रगति और डेवलपमेंट तरक्की जो है साहित्य उन्हें कि लिटरेचर जो किताबों हैं उनको और साहितिಗಳನ್ನು और ऑथर्स को और उनकी किताबों को डिपेंड करे अगर को माना जाता है तो वो साहितिಗಳ पात्र
यानी ऑथर्स का रोल क्या है, नज़म किताबें लिखती ना मुल्क की तरक्की में, वो चीज़ों को इस सवाल में किस तरह से आता है स्टेप बाय स्टेप समझा कर हम ना बता रही है। हुआ सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, जो कि तुम ना 4 मार्क्स मिलती। थर्ड क्वेश्चन, ಕೃಷಿಕ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಈ ಮಾತನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ। किसान किस तरह से मुल्क का रीढ़ का हड्डी माना जाता है। He is the backbone of our country. How the farmer is। ಈ ಮಾತನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ। सेम क्वेश्चन, इस बात को तुम्हें सही ठहराते हुए अपना जवाब लिखो कि किसान मुल्क का रीढ़ का हड्डी है, बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, फार्मर, कृषि का रईता, फार्मर, किसान। मानवना देहदली, इंसान की बॉडी में, उसके शरीर में ಬೆನ್ನಿನ ಎಲುಬು यानी पीठ की जो हड्डी आती है, रीढ़ की हड्डी, बड़ा मुख्य, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरत होती है। पीठ की जो रीढ़ की हड्डी रहती है इंसान की बॉडी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरत। ಅದು ದೃಢವಾಗಿದ್ದರೆ, वो स्ट्रांग है, बराबर है, तो ಅವನು ನೇರವಾಗಿ ನಡೆಯಬಲ್ಲ, तो इंसान सीधा चल सकता, सीधा अपने ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲ, अपने काम कर सकता है। इंसान की पीठ की हड्डी बराबर है तो उन्हें सीधा चल सकता है और अपने काम कर सकता है। ಹೊರೆ ಹೊರಬಲ್ಲ, और वजन को ढो सकता है। लेकिन आ ಎಲುಬಿನ ಶಕ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಕುಂದಿದರೆ, अगर उस हड्डी कमज़ोर हो गई, शक्ति ಏನಾದರೂ ಕುಂದಿದರೆ, अगर वो हड्डी कमज़ोर होने लगी तो, बागिदर या झुकने लगी तो, आता वो परावलंबी ಆಗಬೇಕು, वो दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है। अगर उसकी हड्डी क्या है कमज़ोर होने लगी तो, रीढ़ की हड्डी या झुकने लगी तो उन्हें दूसरों के ऊपर डिपेंड, दूसरों के सहारा नहीं रहना पड़ता कि अपने सहारे नहीं रह सकता। ನಡೆದಾಡಲು, साथ में चल नहीं सकता। ऊरू गोलो, चलना का तो उसे एक स्टिक होना पड़ता है, लकड़ी होना पड़ता है। परर कहिए, दूसरों के हाथ लेकर उन्हें चलना पड़ता है। ಅವಶ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ, दूसरों का हाथ का सहारा या एक लकड़ी के सहारे चलना पड़ता है, बजाय कि अपने सहारे चल सके। साथ में ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗದೆ, कौन से भी काम काज भी कर नहीं सकता जितना पहले कर सकता था, तो असहायಕನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ। असहायಕ, हेल्पलेसनेस, असहायक का तो he will become हेल्पलेसनेस हो जाता है। कब, जब उसकी पीठ की रीढ़ की हड्डी ताकतवर नहीं, मजबूत नहीं रही, सीधा नहीं रही, उसे झुक गई या उसकी बीमारी लग गई तो। ಹೀಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, इस तरह से पीठ की या रीढ़ की हड्डी जो है बहुत ही ज़रूरत और मेन चीज़ हमने कि इंसान की बॉडी को रीढ़ की हड्डी कैसा ज़रूरत करके बोल रही ऑथर कि वो कहते हैं एक तरफ किसान को कि वो रीढ़ की हड्डी कंपेयर कर रही करके, तो रीढ़ की हड्डी की ज़रूरत समझाना पहले तुम्हें, उसके बाद आगे चलते हुए ಹೀಗೆ नाड़िगे यानी मुल्क को, देश के रईतनु बेन्नेलुबु, उसी तरह किसान जो है मुल्क को और लोगों को जो है उन्हें एक रीढ़ की हड्डी, इज द बैकबोन इद्ದ ಹಾಗೆ ಅವನು ಭೂಮಿಯನ್ನು, वो ज़मीन को उत्ती बित्ती यानी खेती कर को फसल उगा को ಬೆಳೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ, नहीं उगा सका तो ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು यानी फसल को, ग्रेन्स को उत्पादिसदे होದರೆ, यानी फसल को उन्हें उगाया नहीं तो, क्रॉप्स नहीं ग्रो करया तो, उड़ीदवरेल्लरू, अगर वो खेती कर को ज़मीन से फसल नहीं निकाले, अनाज नहीं आया था हमारे सामने, बाकी सब लोग उड़ीदवरेल्लरू आहारविल्लदे, बिना खाने के उपवास, यानी वो भूखे रहना पड़ता है, फास्टिंग करना पड़ता है। शक्तिगुंदी ಸಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, और ताकत उनकी कम हो को मरना पड़ जाता है। मनुष्यनु जीविसलु, साथ में इंसान जीने के लिए बेसिक चीज़ा होना, आहार, नीरू, गाड़ी यानी फूड, वाटर, एयर, राइट। इसी तरह नीरू मत्ती गाड़ीಗಳು निसर्गदत्तವಾದವು, पानी और हवा जो है नेचर से मिलता, माहौल से, लेकिन आहारವನ್ನು खाने को मनुष्य ने सृष्टिಸಬೇಕು, इंसानिज बनाना, खाने को खुद उन्हें ग्रो करना, आ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವನೇ ಕೃಷಿಕ, तो वो काम कौन करता है, किसान करता है। तो ये इतना पॉइंट तुम्हें लिखेंगे, इस तरह से इंपॉर्टेंस ऑफ द फार्मर जो है, किस तरह से उन्हें रीढ़ की हड्डी बताया जा रहा है। तो कृषि का नाड़ीना बेन्नेलुबु, किसान जो है किस तरह की रीढ़ की हड्डी है, तो उसको हमें समर्थन देते हुए, सही ठहराते हुए आंसर को ये पूरा लिखे तो, टिल हियर लिखे तो यू विल गेट इजीली 4 मार्क्स।
तो यहाँ पे जो है अभ्यास प्रश्नेಗಳು का नेक्स्ट पार्ट, यानी इसका अभ्यास प्रश्नेಗಳು का 2 पार्ट खत्म हुआ है। अब आगे के पार्ट में जो है हमें संदर्भ और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर और कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे।